हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे थे, यानी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए थे। इसमें हम लोग इस पार्ट में हम लोग मोस्टली बात करने वाले हैं उपचयन, अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको एकदम इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये भी जो है ना रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार ही है, उपचयन और अपचयन, लेकिन मैंने नेक्स्ट पार्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उपचयन को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। देखो उप माने उप माने होता है ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा तो बढ़ेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा तो घटेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है उसे हम कहते हैं उपचयन। उप माने ऑक्सीजन बढ़ रहा है, जैसे उप प्रधानमंत्री नहीं होते हैं या उप मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, तो उपचयन माने ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन घटेगा। तो जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन घटेगा, तो इसे कहेंगे उपचयन। उप माने ऊपर, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ठीक है ना, याद रखेगा। उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा और जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन घटेगा, तो इसे कहेंगे उपचयन। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, यानी ह्रास होता है, उसे कहते हैं उपचयन। अच्छा, अपचयन में बताइए। अपचयन इसका उल्टा होता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी तो वृद्धि होगी। तो अपचयन, अप माने नीचे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उसे कहेंगे अपचयन। कोई दिक्कत? तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे, दो चार चीज देखेंगे। उपचयित पदार्थ देखेंगे, उपचयित पदार्थ देखेंगे, उपचायक देखेंगे, उपचायक देखेंगे, फिर देखेंगे अपचयित पदार्थ देखेंगे, अपचयित पदार्थ देखेंगे और हम लोग अपचायक देखेंगे। अपचायक, अपचायक, तो ये चार चीजें, 1 2 3 4, चार चीजों के बारे में यहाँ पे मोस्टली हम लोग बात करेंगे। उपचयित पदार्थ, उपचायक क्या होते हैं, अपचयित पदार्थ क्या होता है और अपचायक क्या होता है, ये चार चीजें हम लोग देखेंगे। नीचे हम लोग आराम से पढ़ते आएंगे। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। चलिए एक क्रियाकलाप देख लीजिए लोग। ये क्या दिखा रहा है, ये कॉपर का ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। कॉपर का ऑक्साइड में क्या हो रहा है तो उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब होता है, देखो Cu प्लस O2, यहाँ पे CuO बनाएगा और यहाँ पे समीकरण संतुलित कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है तो जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है जाके कॉपर में क्या हो रहा है तो जुड़ रहा है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है तो उपचयन हो रहा है। देखिए ध्यान से, एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान देना वाले स्टूडेंट। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए पहले पढ़ दे रहे हैं, समझो ध्यान से। कॉपर चूर्ण की सतह पर कार्बन ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है तो काला रंग का होता है। यह काला रंग का पदार्थ क्यों बना, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। यह काला रंग का पदार्थ क्यों बनता है, क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन क्या हो रहा है जाके जुड़ रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। तो Cu प्लस O2 जब हीट किया गया तो CuO बनाता है। यहाँ पे यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति के विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। अब एक चीज और देखना लो, देखो एक चीज और, ये Cu प्लस O2 किए हैं ना, तो ये क्या बनाया है, CuO बनाया है, CuO बनाया कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है तो काला रंग का होता है, काला रंग का होता है। अब फिर ये कॉपर ऑक्साइड पर अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दे तो पुनः यह कॉपर किस रंग का हो जाएगा, पुनः रंग किस रंग का हो जाता है तो भूरा हो जाता है। तो यही कह रहा है, यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो सतह की काली परत फिर किस रंग की हो जाती है,
भूरी रंग की हो जाती है। अब ये एक दूसरे का विपरीत है कि नहीं है ना, तो इसीलिए कह रहा है कि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर फिर दोबारा क्या होता है तो प्राप्त हो जाता है। यानी अगर आपसे कहेगा कि Cu प्लस O2 तो कहेगा सर CuO बनाएगा। अब फिर अगर कॉपर पर प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, फिर अगर कॉपर प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, तो फिर कॉपर पर Cu में हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, Cu मिल जाएगा, और फिर क्या मिल जाएगा, तो हमें जल मिल जाएगा, Cu प्लस जल मिल जाएगा। तो दोबारा हमारा अभिक्रिया हो सकता है, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं जिस चीज का, उसको मैं समझाने का यहाँ प्रयास करता हूँ, देखना ध्यान से, देखिएगा। यहाँ पे हम लिख दिए Cu और यहाँ पे हम लिख दिए O2, यहाँ पे बना लिया CuO, समीकरण संतुलित कर देते हैं, मान लेते हैं। 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन क्या करते हैं तो अभिक्रिया करते हैं, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ये जो कॉपर है ना, कॉपर, यह कॉपर उपचयित हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है तो उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब समझिए खुश हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो रहा है तो जाके जुड़ रहा है। कोई दिक्कत है, यहाँ पे कौन उपचयित हो रहा है, कॉपर, कॉपर उपचयित हो रहा है, यानी खुश कौन हो रहा है, कॉपर। क्यों खुश हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ आके मिल रहा है। ऑक्सीजन बहुत ही समझ लीजिए बलवान आदमी है, बहुत ही पावरफुल आदमी है, और इसके साथ क्या हो रहा है, जाके मिल रहा है, तो कॉपर क्या होगा, खुश होगा, यानी उपचयित कौन हो रहा है, कॉपर। कोई दिक्कत। तो आप बताइए, कॉपर और ऑक्सीजन में जब अभिक्रिया होती है तो कॉपर ऑक्साइड अगर बनता है तो इसमें बताइए उपचयित कौन हो रहा है, कॉपर। कोई दिक्कत। अब उपचयित हो रहा है तो ये उपचयित पदार्थ कहेंगे, उपचयित पदार्थ। अगर आपसे कुछ कोई पूछेगा कि उपचयित पदार्थ कौन है तो Cu है, उपचयित पदार्थ Cu है। और हम कहेंगे कि बताइए उपचायक कौन है, उपचायक कौन है, उपचायक कौन है, तो बताइए किसके कारण यह खुश हो रहा है, किसके कारण खुश हो रहा है, या इसके खुशी का राज क्या है, तो इसके खुशी का राज है ऑक्सीजन। तो उपचायक कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो 2 चीज आप लोग को पहचानने आ गया कि नहीं आ गया। सबसे पहले बताइए उपचयित पदार्थ तो कॉपर। कॉपर खुश क्यों हो रहा है, किसकी वजह से खुश हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से खुश हो रहा है, तो वह उपचायक का काम करेगा। ऑक्सीजन किसका काम करेगा तो उपचायक का काम करेगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। उपचायक कौन है तो ऑक्सीजन है, इसके वजह से यह क्या हो रहा है तो खुश हो रहा है। अक्सर अक्सर जो ये अधातु होते हैं, अक्सर जो अधातु होते हैं वे उपचायक होते हैं। क्या होते हैं, उपचायक होते हैं। अक्सर अधातु क्या होते हैं तो उपचायक का काम करते हैं। उपचायक ज्यादातर कौन होते हैं, अधातु होते हैं, कार्बन को छोड़कर, कार्बन को छोड़कर। कार्बन अपवाद में आता है, कार्बन क्या होता है तो अपवाद में आता है, याद रखिएगा। कार्बन को छोड़कर सभी अधातु क्या होते हैं तो उपचायक होते हैं। कोई दिक्कत। आगे बढ़े तो यहाँ पे कौन क्या हो रहा है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यह ऑक्सीजन की वृद्धि दर्शाता है कि यह कौन अभिक्रिया है तो उपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। अच्छा एक और देखो, H प्लस O2 यहाँ पे बनाएगा H2O, बनाएगा H2O ना, तो यह कौन अभिक्रिया है, तो आप कहिएगा सर यह उपचयन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में जाकर ऑक्सीजन क्या हो रहा है तो जुट रहा है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके जुट रहा है, तो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन में ऑक्सीजन, तो यह उपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। आगे देखिए और बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो बता दिए। अच्छा एक चीज और देखना, उपचयन समझ में आ गया, अपचयन, अपचयन भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया अपचयन में क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं अपचयन। अच्छा एक होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा,
रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए इसको साथ साथ कहते हैं उपचयन, इसको इसका दूसरा नाम क्या है? उपचयन अपचयन, इसका दूसरा नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अपचयन, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखना रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसे देखना CuO प्लस H2, यहाँ पे Cu प्लस H2O। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, Cu प्लस O2, यहाँ पे सिर्फ CuO बन रहा था, देख रहे हो, इसके बाद कोई पदार्थ नहीं ना बन रहा था, इसके बाद कोई पदार्थ नहीं ना बन रहा था। तो जब नहीं बन रहा था तो सिर्फ ये उपचयन था, यानी दो गो इधर था एक गो इधर था, तीन गो था ना, एक ट्रिक बता रहे, दो गो इधर और एक गो इधर, तो तीन गो था ना, लेकिन इधर भी दो गो हो और इधर भी दो गो बनाए तो आप समझिएगा वो कौन अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स है। कोई दिक्कत? तो आप समझिएगा वो कौन अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। उसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होगा, दो गो इधर और दो गो इधर भी हो जाए तो, लेकिन खाली एक हो तो या तो वो अपचयन होगा या तो वो उपचयन होगा, लेकिन अगर डबल इधर तो आप समझिएगा वो कौन अभिक्रिया है? रेडॉक्स है। तो देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो रेडॉक्स का पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वो रेडॉक्स अभिक्रिया है? ध्यान दो, CuO हो गया, हाँ AB A प्लस बी बराबर A प्लस बी, ए भी रहेगा तो मतलब दोनों तरफ बराबर रहेगा तो आप समझिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, CuO है, ठीक है, और हाइड्रोजन अभिक्रिया किया, देखना ध्यान से, CuO जब हाइड्रोजन अभिक्रिया किया, देखना ध्यान से, तो देखो यहाँ पे CuO में से ऑक्सीजन क्या हो गया है? हट गया है। CuO में से ऑक्सीजन क्या हो गया है? हट गया है। एक ही एग्जांपल में मैं सारा क्लियर करूंगा, अगर एग्जांपल को बढ़िया से देखिएगा तो यहाँ पे CuO में से हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया है तो जाके ऑक्सीजन कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, कॉपर से डायरेक्ट कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो चूंकि CuO और हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया है तो कॉपर हट गया है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई कि नहीं हो गई? ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी हुई है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वह होगी अपचयन। ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? अपचयन। और ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या कहते हैं? उपचयन। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो यहाँ पे अपचयन दिखा रहा है, देखो यहाँ पे अपचयन दिखा रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन बेचारा अकेले था, हाइड्रोजन अकेले था, यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें आके जुट गया, हाइड्रोजन खुश हो गया, वाह ऑक्सीजन आके जुट गया, मजा आ गया ना। तो बताओ हाइड्रोजन था यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुटा कि नहीं जुटा है? अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया है? तो वृद्धि हो गया है। ऑक्सीजन क्या हो गया है? तो वृद्धि हो गया है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उपचयन। तो ये देखो उपचयन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस अभिक्रिया का क्या नाम देंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आपसे एक दो चीज पूछते हैं, बताइए इसमें उपचयित पदार्थ कौन है? CuO और H2 में उपचयित पदार्थ कौन है? उपचयित पदार्थ कौन है? नहीं, अब देखिए हम कहेंगे CuO प्लस H2 में उपचयित पदार्थ कौन है, तो आप कहिएगा उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन उपचयित पदार्थ है, उपचयित पदार्थ है। क्यों? क्योंकि यही ना खुश हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो उपचयित पदार्थ हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। उपचयित पदार्थ हो गया हाइड्रोजन। अब कहेगा कि बताइए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में अपचायक कौन है? अपचायक, अपचायक बुआ बताना कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया है तो अपचायक कौन है? अपचायक है, देखना ध्यान से, अपचायक, अपचायक का मतलब होता है कि देखो अपचायक यहाँ पे किसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है? किसकी वजह से हटा है? हाइड्रोजन की वजह से हटा है ना, तो हाइड्रोजन हो जाएगा अपचायक। देखो कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन वजह था, हाइड्रोजन की वजह से ना ऑक्सीजन छीना है इसका। ऑक्सीजन क्यों छीन गया है कॉपर से? आखिर क्या कारण है कॉपर ऑक्सीजन को छोड़ दिया है? किसकी वजह से छोड़ा है? हाइड्रोजन की वजह से छोड़ा है ना,
तो अपचय कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा है? इसमें हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है, उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन है और अपचय कौन है? तो हाइड्रोजन है। मैं इसको नीचे और क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, और क्लियर कर रहा हूं। ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO, ये कौन अभिक्रिया है? रेडॉक्स। कौन अभिक्रिया है? रेडॉक्स। देखो यहाँ पे दो गो इधर भी, दो गो इधर भी, कौन अभिक्रिया है? रेडॉक्स। कैसे पहचाने आप? यहाँ पे जिंक में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है? जिंक का। जिंक का अपचयन हो रहा है। अपचयित पदार्थ कौन है? कार्बन। कार्बन के चलते सारा काम हो रहा है, तो अपचयित पदार्थ हो गया कार्बन। अच्छा देखो, कॉपर में ऑक्सीजन जाके जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जब जुटेगा तो क्या कहेंगे? उपचयन। तो उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ नहीं हो रहे हैं क्या? साथ साथ हो रहे हैं ना, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ही बताओ, दो गो इधर भी, दो गो इधर भी, कौन अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। सिंपल में चलिए, तो यहां तक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। स्टूडेंट, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो उपचयन अपचयन का लेके आऊंगा, समझ रहे ना, जिसमें हम लोग 10 गो क्वेश्चन लेंगे और उपचयित पदार्थ अपचयित पदार्थ को हम लोग देखेंगे। जस्ट मैं इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा, इसके जस्ट बाद वो वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और आगे। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? तो बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है कि जितना भी चिप्स की थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि वह खराब नहीं हो, है ना, उसमें और रुचिकर गंध नहीं आई। तो इसको देखना ध्यान से। संचारण क्या है? एक उपचयन, ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है ना, कोई भी धातु क्या कर लेती है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। तो ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करती है तो या तो वह बढ़ेगा या तो वह ना, ऑक्सीजन का अभिक्रिया करती है ना, तो यह क्यों, कौन, किसका एग्जाम्पल है? संचारण का। संचारण क्या है? उपचयन है। संचारण क्या है? तो उपचयन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है धातु। तो संचारण मैंने लिखवाया था कि संचारण क्या होता है, तो जब भी कोई धातु अपने आसपास के पदार्थ से अभिक्रिया कर लेती है, नमी से अभिक्रिया कर लेती है या जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, तो उस पर लाल भूरी युक्त क्या होती है? तो परत चढ़ जाती है। इसको क्या कहते हैं? तो संचारण कहते हैं। देखिए, आपने वहां से देखा वो लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। आज जंग लगना का फॉर्मूला लिख लीजिए लोग। जंग का फॉर्मूला होता है Fe3O4 इंटू XH2O। ये जंग का फॉर्मूला होता है। Fe3 नहीं, Fe2O3, Fe2O3। जंग का फॉर्मूला क्या होता है? तो Fe2O3 इंटू 7H2O, ये सॉरी XH2O, X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये जंग का फॉर्मूला होता है। Fe2O3 इंटू XH2O, ये जंग लगने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, X ये बदलते रहेगा। चलिए, और वो डिपेंड करेगा धातु के ऊपर, धातु कैसा है। देखो, कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? चांदी और तांबे पर परत चढ़ाई जाती है जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, देखना यहाँ पे एक डिफिनेशन दिया है, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु, संक्षारण क्या होता है, यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं। जब कोई धातु, लिख लीजिएगा लोग, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का एग्जाम्पल है। देखो, चांदी का कोई पहना रहता है ना नाक में का, तो वो कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? काला हो जाता है। और जो तांबा रहता है ना, तांबा के ऊपर क्या परत चढ़ जाता है? हरा रंग का परत चढ़ जाता है। कैसा तांबा कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। तो ये संक्षारण है। ये क्या है? संक्षारण। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाना और तांबा के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाना, क्या कहलाता है? तो संक्षारण कहलाता है। कोई दिक्कत? तो जब कोई धातु अपने के आसपास से अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो संक्षारण कहेंगे। अच्छा, संक्षारण के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। बड़का बड़का बिल्डिंग क्या होता है, कुछ दिन के बाद में अगर संक्षारित हो जाता है तो देखते हैं ना
काला हो जाता है, या पुल वोल नष्ट हो जाता है। पुल देखें, पुल बनता है 100 साल के बाद पुल क्या होता है, ढह जाता है। क्यों? क्योंकि संक्षारण के कारण वो क्या होता है, खराब हो जाता है। अच्छा, संक्षारण से बचने के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंट लगा देते हैं, ग्रीस लपेट देते हैं, एनोडीकरण कर देते हैं, जस्तीकरण कर देते हैं। जस्ता की परत चढ़ा देना जस्तीकरण कहलाता है। एल्युमिनियम की परत चढ़ा देना क्या कहलाएगा, एनोडीकरण कहलाएगा। समझ रहे ना? तो देखो, संक्षारण के कारण ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं बहुत ही क्या होती है, तो क्षति हो जाती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में अधिक पैसा खर्च होता है। इसीलिए हम इसको बचाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। क्या करते हैं, ग्रीस लपेट देते हैं, हम इसको पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, एनोडीकरण कर देते हैं, जस्तीकरण कर देते हैं। इस प्रकार वो क्या होती है, तो सुरक्षित रहती है। ठीक है ना? पेंट करने से लोहा तो अच्छा दिखता ही है, उसका सुरक्षा भी होता है। समझ रहे ना? विकृत गंधीता क्या होती है, देखो, अब वसायुक्त अथवा तौलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका स्वाद या गंध बदल जाता है। स्वाद या गंध क्या होता है, बदल जाता है, और अरुचिकर गंध हो जाती है। और कैसी गंध होती है, अरुचिकर गंध होती है, एकदम महकता है क्या मधुना, अरुचिकर गंध होती है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। यानी जब वसा युक्त या तेल या खाद्य पदार्थ की बनी सामग्री होती है, बहुत दिन तक रख दी जाती है, तो उसमें और रुचिकर क्या होती है, तो गंध होने लगती है। उसे क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। कभी अचार को महके हैं आप लोग, अचार को महकिएगा ऐसे अजीब महकता है, तो वो क्या है, विकृत गंधिता है। समझ ना, विकृत गंधिता है। और यह किसके कारण होता है, तो उपचयित के कारण। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं, तो उनका स्वाद तथा गंध बदल जाता है। प्रायः तैलीय वसायुक्त खाद्य सामग्री एवं उपचय रोकने वाले पदार्थ ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, और इसे बचने के लिए क्या करते हैं, तो ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचय की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें कौन गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे कि चिप्स का क्या नहीं हो सके, उपचयन नहीं हो सके। चिप्स की जो भी थैली होती है, कुरकुरा वगैरह, उसमें कौन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होगा, है ना, और वो ज्यादा दिन तक रहेगा, खराब नहीं होगा, महकेगा नहीं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज समाप्त होता है। आंसर क्वेश्चन इसका भी देख ले रहे हैं, थोड़ा सा हम 2 मिनट देखिएगा लोग। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो विलयन रंग का रंग क्यों बदल जाता है, तो कहिएगा कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है लोहा का सल्फेट बनाता है, और कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। और भूरे रंग का जो ये कॉपर सल्फेट होता है वह कैसा हो जाता है, तो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। कोई दिक्कत, भूरे रंग का कॉपर सल्फेट किसमें बदल जाता है, हरे रंग के कॉपर सल्फेट में बदल जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं लोग, बिल्कुल दे सकते हैं। कह रहा है, अब इसमें सुनो, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना लो ध्यान से। कह रहा है उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान करना है। पदार्थ, उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान करना है। तो बताओ तो 4Na ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है, Na2O बनाया है। बताइए कि उपचयित पदार्थ कौन है, उपचयित पदार्थ कौन है, तो आप कहिएगा उपचयित पदार्थ सोडियम है। कौन है, तो सोडियम है। खुश कौन हो रहा है, सोडियम हो रहा है। खुश कौन हो रहा है, सोडियम हो रहा है। और बताइए उपचायक कौन है, उपचायक कौन है, तो आप कहिएगा सर उपचायक है ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी वजह से और सोडियम क्या हो रहा है, तो खुश हो रहा है। समझ ना। अच्छा, इसमें बताओ CuO+H2 में उपचयित कौन हो रहा है, उपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन। कौन उपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें जाकर ऑक्सीजन जुट जा रहा है ना जी, हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन जुट जाता है, हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है। और अपचयित कौन हो रहा है, कॉपर। अपचयित कौन हो रहा है, अपचयित हो रहा है कॉपर। क्यों अपचयित हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, सॉरी, अपचयित हो रहा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का संपर्क क्या हो रहा है, तो टूट रहा है।
कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का संपर्क टूट रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में जाकर ऑक्सीजन जुट रहा है। देखना ध्यान से, यहाँ पे एक बार और समझाते हैं। देखो इसको देखना, 4Na प्लस O2 और 2Na2O बनाया है। 2 मिनट देखो यहाँ पे। अब आप बताइए 4Na है, देखो इसमें उपचयित कौन हो रहा है? उपचयित, तो आप कहिएगा सर सोडियम उपचयित हो रहा है। सोडियम क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? आके जुट रहा है। सही बात है ना? सोडियम उपचयित हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन आके इसमें जुट गया। चलो बताओ, ठीक है, सोडियम उपचयित हो रहा है। सोडियम, इसमें सोडियम क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। इसमें बताओ, अच्छा ये कौन अभिक्रिया है? रेडॉक्स है ना? नीचे वाला अभिक्रिया कौन है? नीचे वाला अभिक्रिया किसका एग्जांपल है? रेडॉक्स का एग्जांपल है ना? ये रेडॉक्स अभिक्रिया है ना? उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। तो इसमें 2 बार उपचयित और 2 बार अपचयित बताना है। देखो अब इसमें बताओ, इसमें उपचयित कौन हो रहा है? इन दोनों में उपचयित कौन हो रहा है? तो आप कहिएगा सर हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? तो उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। अब बताओ क्यों हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? तो जुट रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है। अच्छा बताओ अपचयित कौन हो रहा है? अपचयित कौन हो रहा है? अपचयित कौन हो रहा है? कौन हो रहा है? तो आप बताइए CuO अपचयित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि CuO बेचारा एकदम आराम से खुश था, ऑक्सीजन कहा मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, तो कॉपर बेचारा अकेले बच रहा है। तो अपचयित कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो CuO में ना कमी हो रही है, तो CuO अपचयित हो रहा है। समझ रहे ना? अच्छा इसमें बताओ, इसमें इस अभिक्रिया बताओ उपचयित कौन हो रहा है? तो हाइड्रोजन। अपचयित कौन हो रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड। कोई दिक्कत? तो ये उपचयन और अपचयन यहाँ पे उपचयन। अच्छा बताओ इसमें सोडियम और ऑक्सीजन था ना? तो यहाँ पे जाके जुट गया सोडियम ऑक्सीजन, क्या हो गया? जाके जुट गया। बताओ उपचायक कौन हो गया? उपचायक, उपचायक, अरे उपचायक कौन हो गया? किसकी वजह से सोडियम में ऑक्सीजन जाकर जुटा है? उपचायक हो गया ऑक्सीजन। उपचायक कौन हो गया? ऑक्सीजन। उपचायक कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया। इसी के कारण जाके जुटा है, तो उपचायक कहेंगे। अरे 2 चीज देखो, उपचायक, अपचायक, उपचायक, अपचायक, उसके बाद से उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ। ये 4 चीज तो इसी को तो घूम ही रहा है सारा चीज। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से देखिएगा। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं अपना PPT तैयार करके लेके आया हूं, उससे मैं आप लोगों को ये चैप्टर एक बार में 1 घंटा का वीडियो में मैं आपको टोटल चैप्टर समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इतना ही रहने दिए। थैंक यू वेरी मच।